कल की कक्षा में जो हमने देखा था कि लक्षण की परिभाषा क्या है। तो ये लक्षण की परिभाषा क्यों? क्योंकि हमें संसार से मुक्त होना है और संसार में रहते हुए उन चीजों को जानने के लिए जो आचार्य महाराज ने हमारे लिए उपाय बताए हैं, वो बताए हैं कि उन चीजों को जानना है तो लक्षण, नए, प्रमाण और निक्षेप, इनके माध्यम से हम चीजों को जानते हैं। तो हमने लक्षण की परिभाषा सुनी, हमने लक्षण के दो भेद देखे, आत्मभूत और अनात्मभूत। दोनों लक्षण की परिभाषा को हमने समझा। आत्मभूत लक्षण की क्या परिभाषा है, अनात्मभूत लक्षण की क्या परिभाषा है। हमने यह भी पढ़ा था कि लक्षण में तीन प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए। लक्षण में तीन प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए। वो दोष कौन से हैं? अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष। इस प्रकार से हमने कल की कक्षा में चर्चा की थी। फिर हमने देखा प्रमाण किसे कहते हैं, तो सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, सच्चा ज्ञान ही प्रमाण है। वह प्रमाण कितने प्रकार का होता है? प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रमाण के दो भेद होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है, जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है वह प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद किए, एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सांव्यवहारिक जो प्रत्यक्ष है, वो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को एक देश स्पष्ट जानता है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो बिना किसी मतलब इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को स्पष्ट जानता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष के दो भेद यहाँ पर किए हैं। देखिए, जो प्रमाण है वह प्रमाण दो प्रकार से हमें यहाँ पर समझाया, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। उसमें प्रत्यक्ष दो प्रकार का लिया, एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। देखा जाए तो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी परोक्ष ही होता है। जो पारमार्थिक है इसके दो भेद हैं, एक सकल पारमार्थिक और एक विकल पारमार्थिक। जो परोक्ष प्रमाण है उसके बारे में बताया कि वह परोक्ष प्रमाण 5 प्रकार का होता है: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इस विषय में हम नीचे चर्चा करेंगे। देखो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष के दो भेद है, एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो उसमें वास्तविक प्रत्यक्ष तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी एक तरह से परोक्ष है, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से वो पदार्थों को एक देश जान रहा है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो बिना किसी के सहायता के मतलब इंद्रिय और मन की सहायता के ही पदार्थों को स्पष्ट जानता है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो रूपी पदार्थों को बिना किसी सहायता के स्पष्ट जानता है, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। रूपी पदार्थों को बिना किसी सहायता के स्पष्ट जानता है। विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद अवधिक ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। अवधिक ज्ञान किसे कहते हैं?
जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, वह अवधिक ज्ञान। अवधिक ज्ञान की परिभाषा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जानता है। मन पर्यय ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो दूसरों के मन में स्थित हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है। इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, लेकिन दूसरों के मन में स्थित पदार्थों को वो जानता है, उसे कहते हैं मन पर्यय ज्ञान। अब सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष मतलब केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ स्पष्ट जानता है, उसे कहते हैं सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब आगे देखो, परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो दूसरों की सहायता से पदार्थों को स्पष्ट जानता है, वह परोक्ष प्रमाण। अब यहां पर भी जानकारी हो रही है, लेकिन दूसरों की सहायता से। अब परोक्ष प्रमाण के कितने भेद है? तो परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान तो हमने हर बार पढ़ा है। आगम हमारे लिए नया विषय यहाँ पर आया है, ये समझना बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो, स्मृति किसे कहते हैं? पहले ज्ञात या दृष्ट पदार्थ की याद या स्मरण को स्मृति कहते हैं। पहले हमें कोई विषय याद था, वो हमारे स्मृति में है, तो उसको अब उसका स्मरण हम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्मृति। ठीक है, मतलब जो काम हम आज कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम पहचान पा रहे हैं, तो हम उन्हीं चीजों को स्मृति में रख सकते हैं। जिन चीजों के बारे में हमने पहले से सुन रखा है, जान रखा है, देख रखा है, तो इनको जो है हम पंचेंद्रियों में से किसी ना किसी इंद्रियों की वजह से उन चीजों को हम फिर से मतलब स्मृति में लाते हैं या उनका स्मरण होता है। तो पहले जो ज्ञात अथवा दृष्ट पदार्थ है, उनकी याद आना ही स्मृति है। समझ में आ रहा है? स्मृति क्या है? कि पहले हमें वो ज्ञात था, या फिर पहले हमने उसको देखा था, तो पहले देखे हुए, पहले जाने हुए, पहले सुने हुए, पहले अनुभव किए हुए पदार्थों को याद करना, ये क्या है? स्मृति है। ये स्मृति पटल पर हमारे मतलब अंकित हो गई वो चीज, और वो अमर हो गई हमारे स्मृति पटल में। देखो ध्यान से, आज हम जो काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन चीजों को हम हमारी स्मृति में डाल दे रहे हैं। लेकिन आज जो काम हम कर रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि पहले कोई बात याद आ गई, हमने सामने हमारे मोबाइल देखा, अच्छा ये मोबाइल, हमने तो पहले ऐसा मोबाइल देखा था। अब उस मोबाइल का जो स्मरण होके आया है, ये हमारी स्मृति है। तो स्मृति पर वह बात हमारे अंकित है, इसको कहते हैं स्मृति। ठीक है, देखिए, तो पहले ज्ञात या दृष्ट पदार्थों की याद या स्मरण को स्मृति कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अभी क्या किया हमने? अभी हमने एक मोबाइल देखा, और स्मृति में हमारा पहला मोबाइल है। अब इस स्मृति में और प्रत्यक्ष जो मोबाइल देखा, इन दोनों चीजों को जोड़ दिया। किसने? तो स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था, या फिर यह वह मनुष्य नहीं है जिसे मैंने कल देखा था। तो ये एकत्व वही हो, और अन्यत्व यदि वो ना हो। ठीक है, तो स्मृति क्या है? हमारे स्मृति में, हमारे बुद्धि में वो चीज अंकित हो गई, मतलब यूं समझे कि हमारे मेमोरी में वो चीज ऐड हो गई, वो स्मृति। और अब पहले के चीज से
जो अभी हम चीज देख रहे हैं इसका जोड़ हो रहा है, ये कहलाता है प्रत्यय विज्ञान। प्रत्यय विज्ञान जो है वह दो प्रकार का होता है, एकत्व प्रत्यय विज्ञान और सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। जैसे यही वही मनुष्य है जिसे हमने कल देखा था, एकत्व हो गया, वही है जो हमने कल देखा था। और सादृश्य, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में सादृश्य दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को सादृश्य प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। जैसे यह वह मनुष्य तो नहीं है लेकिन उसके जैसा है, ये कहलाता है सादृश्य। यह गौ गवय रोज के सदृश है, ये जो हमने पहले देखी थी ना गाय, ये उसके सदृश है। तो देखो, दो चीजें हमने देखी, स्मृति और प्रत्यय विज्ञान। तो पहले जाने हुए पदार्थों को या पहले देखे हुए पदार्थ की याद आना स्मृति स्मृति है, और जो पहले हमने देखा था उसको प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ जो जोड़ रहा है, तो उन दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। तो एक तो होती है स्मृति, जिसको हमने हमारे बुद्धि में रखा है और उनको हम आज याद कर रहे हैं। जो हमने पहले मतलब देखा है, पहले खाया है मान लो कोई चीज, और वह चीज खाने के बाद आज हमको याद आ गई, अरे बचपन में हमने वो चीज खाई थी ना, वो बिल्कुल ऐसी ही थी। ये क्या है? ये अब प्रत्यय विज्ञान कह दिया। तो हम कभी किसी को देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं, अरे आप तो वही हो ना जिसे हमने पहले देखा था। ये क्या है? ये जोड़ रूप ज्ञान है, इसी का नाम है प्रत्यय विज्ञान। तो स्मृति अर्थात जो शब्द हमने मतलब हमारे बुद्धि पर अंकित किया हुआ है, और प्रत्यय विज्ञान आज के ज्ञान से जो उसकी ओर हमें लेके जा रहा है। जैसे कल देखा था वो स्मृति है, और आज देखा, अच्छा ये वही है जिसको मैंने कल देखा था, तो कल की ज्ञान की ओर हमको लेके गया। ये जोड़ रूप जो ज्ञान है ये प्रत्यय विज्ञान है। वैसे तो प्रत्यय विज्ञान कई तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के प्रत्यय विज्ञान की चर्चा है। एक तो लिखा एकत्व प्रत्यय विज्ञान, दूसरा लिखा सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। तो इसके साथ साथ में अनेक भेद भी ग्रंथों में आते हैं। वो विसादृश्य, ये अन्यत्व, ऐसे और भी बहुत सारे भेद आते हैं। एक सत्व प्रतियोगी प्रत्यय विज्ञान भी आता है। ऐसे करके कई भेद आगम में हमें आते हैं। लेकिन हमें अभी यहाँ पर जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, तो यहाँ पर जो दो प्रकार के भेद दिए हैं, इन दो प्रकार के प्रत्यय विज्ञान के भेदों पर ही चर्चा करनी है। तो पहला भेद क्या है? एकत्व प्रत्यय विज्ञान। तो स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। क्या हो रहे हैं? एकता दिखा रहे हैं, मतलब यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था। ये क्या हुआ? यह एकत्व प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। हमने आज भोजन किया, ये कल के जैसा ही बना है, ये क्या है? ये एकत्व प्रत्यय विज्ञान है। हम उस चीज को आज देख रहे हैं, देखकर पहचान रहे हैं कि ये कल के जैसी ही है, ये एकत्व प्रत्यय विज्ञान है। और दूसरा होता है सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। सादृश्य प्रत्यय विज्ञान का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष हम वस्तु देख रहे हैं और स्मृति में हमारी वस्तु है, तो ये उसके जैसी है, वह नहीं है, उसके जैसी है। मतलब जो टाइल्स हमारे घर में लगे हुए हैं, हम कहीं पर घूमने गए, अच्छा ये भी वैसी ही है, अब वो तो नहीं है, अब घर की टाइल्स अलग होगी और ये टाइल्स अलग है, लेकिन उसके जैसी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सादृश्य प्रत्यय विज्ञान होता है। ठीक है, तो हम जो बातें आज पढ़ रहे हैं, ये बातें हो सकता है कि हमने इससे पहले भी कहीं पढ़ी है, वो याद आ गई। वो एकत्व प्रत्यय विज्ञान भी हो सकती है, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों को भी हमें जो प्रत्यय विज्ञान यहाँ पर बताया है,
यह हमको याद रखना है। अब देखो, मान लो आज हमने जो चीज देखी है और पहले जो हमने चीज देखी थी ये उसके समान है, ये सादृश्य हुआ, ये वही है, ये एकत्व हुआ। ठीक है। इस प्रकार से दोनों में हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंतर करते हैं। ठीक है। हाँ, गोविंद भैया क्या पूछ रहे आप? जय जैन भैया जी। जय अभी आपने जिनेन्द्र। कहा कि जैसे कल हमने जो भोजन किया ये वैसा ही है, तो हाँ, इसमें एकत्व तो कैसे ठहरेगा भैया जी? वो भोजन नहीं, अलग था सादृश्य ऐसा। ठहरेगा, सादृश्य उसके हाँ। जैसा। हाँ यही ठीक है, फिर सही। हाँ, सागर भैया। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये प्रश्न नंबर जो 18 है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, तो इसको मतलब कैसे समझे, कौन सा ज्ञान समझे इसको? देखो, पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, विकल और सकल। विकल में अवधिक ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, और सकल में केवल ज्ञान। तो ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जान रहे हैं, इसलिए उसको पारमार्थिक कहा है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष एक तरह से परोक्ष ही है वो, क्योंकि वो इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहा है। तो वो तो मति श्रुत हो जाएगा ना, है मति मति ज्ञान हो जाएगा साम्यवहारिक तो। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है वो हो जाएंगे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। हाँ। और और अवधि पारमार्थिक ज्ञान, में। मन पर्याय ज्ञान विकल पारमार्थिक, और केवल ज्ञान सकल पारमार्थिक। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक। हाँ, आइए। सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में सादृश्य दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह गौ रोज के सदृश है। यह जो गाय हमने देखी, यह उस नील गाय की तरह ही है। अब ये उसके समान है, वो नहीं है। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति क्या है? अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अच्छा, फिर अविनाभाव क्या है? तो अविनाभाव संबंध बता रहे हैं, जहां जहां साधन अर्थात हेतु हो, वहां वहां साध्य का होना, और जहां जहां साध्य नहीं हो, वहां वहां साधन के भी नहीं होने को अविनाभाव संबंध कहते हैं। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है। तो साधन क्या है? साधन है धूम, साध्य क्या है? अग्नि। अग्नि है तो धूम है, तो धूम नहीं है तो अग्नि भी नहीं है, अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं है। तो जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि जरूर है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है। तो साधन जहां पर हो, धुआं है, तो अग्नि निश्चित रूप से होगी। और अग्नि नहीं है तो वहां धूम का क्या काम, वहां धुआं भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो है ये अविनाभाव संबंध कहलाता है। मतलब अभी हमने जो ज्ञान दो प्रकार के देखे, उनमें हम आगे बढ़ रहे हैं। एक देखा स्मृति, एक देखा प्रत्यभिज्ञान, उसी में आगे हम देख रहे हैं। उसी में आगे क्या दिया, तर्क। तर्क क्या है? तो उन्होंने कहा व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। तो व्याप्ति ज्ञान तर्क है, तो व्याप्ति ज्ञान क्या है? तो बताया अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध क्या है? तो अविनाभाव संबंध है, जहां जहां पर साधन है वहां वहां साध्य है, जहां जहां साध्य नहीं है वहां साधन भी नहीं है। ठीक है। अब देखो, अभी साधन और साध्य की बात यदि हम करेंगे, तो जहां जहां पर साधन होगा वहां वहां पे साध्य होगा, जहां जहां पर साध्य नहीं होगा वहां वहां पर साधन भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन है
तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। ये व्याप्ति ज्ञान है, ये अविनाभाव संबंध है। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है। ठीक है। तो सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान साध्य हुआ। साधन क्या हुआ? साधन सम्यक दर्शन हुआ। क्योंकि ज्ञान तो पहले भी है, लेकिन जैसे ही हमारा दर्शन सम्यक बनता है तो वह ज्ञान सम्यक माना जाता है। और यदि हमारा दर्शन ही मिथ्या है तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है। इस प्रकार से अग्नि का हेतु दिया, तो यहां पर धूम साधन हुआ। अगर साधन है तो हम समझ लेंगे साध्य भी है। अगर कार खड़ी है तो हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पर सेठ जी भी होंगे, उन्हीं की कार है। साधन से साध्य की पहचान कर लेना, यह हो गया साधन। साध्य क्या है? साध्य के लिए अभी और आगे विशेषण आएंगे। ऐसे बहुत सारे तर्क होते हैं। देखो, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे सांगानेर में, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय प्राचार्य श्री शीतल चंद जी जैन, अभी जयपुर में है, बहुत अच्छे ज्ञानी है, वो प्राचार्य जी थे। और हमको कभी छुट्टी लेनी होती थी तो हम कांच में से उनको देखते थे। यदि वो कुर्ता और धोती पहनकर आए हुए रहते थे तो हम चले जाते थे कि छुट्टी मांगनी है, आज छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन वो सफारी पहन के आए तो हम कहते थे नहीं भाई, आज जाने की कोई हिम्मत। उस दिन कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि आज वो कड़क है, आज बिल्कुल डांट देंगे वो। मतलब ये हम क्या करते थे, ये हम अनुमान लगाते थे। किसके अनुमान लगाए? साधन से। उनका साधन हमने समझ लिया था कि आज कपड़ा है तो साध्य अब हमारा जो काम है वो काम भी नहीं होगा। इस तरह से जो है हमारे दैनिक व्यवहार में भी इन सभी चीजों को हम रूटीन में लेते हैं। कृष्णा जैन लिखा है, बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अपन ने जो पढ़ा था साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, तो ये जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है, इसके दो भेद होंगे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में आएंगे, हम्म। राइट ना? हाँ। हम्म। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं और परोक्ष भी कहते हैं, ऐसा? नहीं नहीं, देखो, साम व्यवहारिक जो प्रत्यक्ष है वो एक तरह से परोक्ष है। उस विषय में अभी चर्चा करेंगे। अभी वो विषय को ये करो, अभी सिर्फ पारमार्थिक देखा हमने। और ये जो हम्म। स्मृति प्रत्यय विज्ञान ये लेके जा रहे हैं, मति ज्ञान की तरफ हमको लेके जा रहे हैं। अभी वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष अच्छा का विषय आप रखो, उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है ना? अच्छा अच्छा अभी अच्छा। उसमें फिर ओके क्या हो भैया जाएगा, जी। आपका दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि फिर हम उसको प्रत्यक्ष ओके में ओके। करें कि परोक्ष में, उसको लेते हैं। इसलिए मैंने उस विषय को ओके। अभी इग्नोर किया है। फिर हम उसको क्रम से ये चीजें समझेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। श्योर श्योर श्योर। हाँ हाँ। गोविंद भैया जी बोलो। जय जिनेन्द्र। जय अभी जिनेन्द्र। जैसे आपने कहा कि जैसे साधन से साध्य की सिद्धि, तो आपने कहा जैसे कार है तो सेठ जी होंगे, तो कार हम्म। तो ड्राइवर भी लाके खड़ी कर सकता ना। नहीं, ड्राइवर लाके खड़ी कर देगा। एक उदाहरण दिया है कि भाई हमारे सेठ जी कार के बगैर घूमते ही नहीं है, तो ड्राइवर ला रहा है तो सेठ होंगे तभी तो ला रहा है। अगर समझो नहीं, सेठ विदेश में होंगे तो ड्राइवर गाड़ी नहीं घुमा सकता ना बिना उनकी परमिशन के। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे इसमें जो दिया है ना, जैसे साधन से साध्य की, तो जैसे जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ हम्म। अग्नि होगी। हाँ तो धूमकार इसका तो वो ये व्याप्ति का वो बैठता है। हाँ। और जहाँ जहाँ मतलब अग्नि नहीं होगी वहाँ धूम नहीं बैठ सकता, हम्म। क्योंकि धूम होगा तो अग्नि होगी तभी होगा, हम्म। बिना उसके नहीं हो सकता। लेकिन गाड़ी का इसमें व्याप्ति का नहीं नहीं, अब देखो ये उदाहरण, इसको एक देश में घटित करो आप, वो वैसा। आप मतलब एक उदाहरण दिया है कि हमारे व्यवहार में हम इसको कैसे लगाते हैं। नहीं, जैसे इसमें तो हमारे इसके प्राच इसके बिगर हो ही नहीं सकता। और वो हाँ, तो हो ये सकता है। तो वो तो देखो वैसा नहीं, उसको एक देश में हमने एक व्यवहार के रूप में समझाया। वो यहाँ पे इसलिए तो धुएं का उदाहरण दिया है। यहाँ पर जैसे पहला मैंने उदाहरण दिया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का, वो तो बिल्कुल घटित होगा ही होगा ना। सम्यक हाँ ज्ञान कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। हाँ, यदि वो तो सम्यक बिल्कुल दर्शन बिल्कुल नहीं है बात तो होगी। सम्यक ज्ञान भी नहीं तो है। फिट है। एक एक हाँ व्यवहार की बातें हमने बताई कि ऐसा भी भाई है, एक अनुमान हम लगाते हैं कि गाड़ी खड़ी है ना बाहर, मतलब सेठ जी आए हुए हैं।
जैसे घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई रहती है तो मतलब लोग डर जाते हैं कितने सेठ जी आए हैं। ये एक सामान्य व्यवहार का उदाहरण दिया मैंने आपको। ठीक है। चलो जी। स्मिता दीदी जी शाह। भैया ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में साधन और साध्य कैसे समझाया आपने? देखो, सम्यक ज्ञान क्या होगा और सम्यक दर्शन क्या होगा। तो उसमें सम्यक दर्शन जो है वो साधन बनेगा और साधन साध्य बनेगा। बनेगा सम्यक ज्ञान। क्योंकि अच्छा। सम्यक दर्शन हुआ तो ही सम्यक ज्ञान होगा। तो साध्य हमारा होगा सम्यक ज्ञान और साधन बनेगा सम्यक दर्शन। दर्शन साधन। ठीक है। ज्ञान साध्य करने के लिए दर्शन होना चाहिए, तो दर्शन साधन बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं? साधन बनेगा, बिल्कुल साधन बनेगा। देखो, ज्ञान के लिए जो दर्शन होना आवश्यक। अभव्य जीव है उस अभव्य जीव के पास भी 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान होता है। और 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान क्या झूठा होगा क्या उनके पास? वो ज्ञान बिल्कुल सही रहता है, जो आगम में लिखा है वही ज्ञान उनके पास रहता है। लेकिन फिर भी वह अभव्य जीव का कल्याण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास दर्शन मिथ्या है। और जो भव्य जीव है वो भव्य जीव के पास भी पहले से ज्ञान होता है। अभी जैसे हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, याद करते हैं, बहुत सारी बातें याद कर लेते हैं। तो सारी बातें याद हो गई इसका मतलब हमें सम्यक दर्शन हुआ, ये जरूरी तो नहीं ना। नहीं। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो जितनी बातें हमको याद हुई वो सारी की सारी बातें सम्यक ज्ञान में आती है। अन्यथा वो मिथ्या ज्ञान की कोटि में आती है, क्योंकि वो आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रही है। हम्म। ठीक है दीदी। हाँ दीदी, ठीक ठीक। ओप्पो लिखा है, ओप्पो बोलिएगा। ओप्पो सीपीएच, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, नहीं पूछना है शायद, हाँ। चलिए, अब जो है हम साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं होता है। जैसे अग्नि का हेतु अर्थात साधन धूम, वो साध्य के बिना नहीं होगा, उसे कहते हैं साधन। और साध्य किसे कहते हैं? तो साध्य के लिए उन्होंने शब्द दिए, इष्ट, अबाधित, असिद्ध को साध्य कहते हैं। नए शब्द मिले, इष्ट, अबाधित, असिद्ध को साध्य कहते हैं। इष्ट किसे कहते हैं? वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहे उसे इष्ट कहते हैं। वादी और प्रतिवादी जिसको इष्ट करना चाहे, वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहे उसको इष्ट कहते हैं। जिसको सिद्ध कर रहे हैं, जिसका विषय चल रहा है, उसे कहते हैं इष्ट। अबाधित किसे कहते हैं? जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता। जैसे अग्नि का ठंडापन, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। इस कारण यह ठंडापन साध्य नहीं हो सकता। कैसे साध्य करेंगे कि अग्नि ठंडी है? नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना कि अग्नि गर्म है। तो ये अबाधित हो गया। जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता वो अबाधित है। असिद्ध, जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होता वो असिद्ध है। जिसका निश्चय नहीं होता वो असिद्ध है। जैसे अग्नि में शीतलता, ये असिद्ध है, हो ही नहीं सकती। कैसे सिद्ध करेंगे? हो ही नहीं सकती, ये असिद्ध कहलाता है। ठीक है। अब देखो, इष्ट, अबाधित, तीन चीजें ली। इष्ट, अबाधित और असिद्ध, तीनों चीजों को समझना है। पहले तो साध्य और साधन को हमने समझा। ठीक है। तो साध्य और साधन को समझने के बाद, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को समझने के बाद, हम अब क्या समझ रहे हैं कि इष्ट, अबाधित और असिद्ध, इष्ट, अबाधित और असिद्ध, ऐसा हमारा साध्य होना चाहिए। तो अब वो साध्य कैसा है? वह इष्ट होना चाहिए। तो इष्ट होना चाहिए मतलब वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो साध्य कैसा होना चाहिए? इष्ट हो, अबाधित हो और असिद्ध हो। तो जो उसके बाद अबाधित दिया, तो अग्नि का ठंडापन यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। कोई बोले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से जो खोटा मार्ग है वो मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग है। अब बताइए ये क्या है? यह अबाधित है। हमारा साध्य अबाधित होना चाहिए, किसी दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। जैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, तो अभव्य जीवों को अभी तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ? ये तो बाधित हो गया, बाधा आ गई। तो हमारा साध्य ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अबाधित होना चाहिए। यदि ये यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, जैसे कोई बोले कि अग्नि ठंडी होती है, नहीं भाई, अग्नि तो गर्म होती है। अगर बोलेंगे अग्नि ठंडी होती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वो बाधित हो रही है। हमें दिख रहा है ना कि अग्नि में ठंडापन नहीं है, ठीक है, और प्रत्यक्ष से बाधित हो रही है। इस कारण यह ठंडापन जो है यह असिद्ध है। जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है वो असिद्ध है। ठीक है। जैसे कोई मतलब वादी प्रतिवादी है, तो वादी कुछ कह रहे हैं और प्रतिवादी कुछ कह रहे हैं। तो हम जो है, अब हम दोनों किस विषय में कह रहे हैं, उस विषय को यदि समझ रहे तो वो उनका इष्ट विषय है। अब इष्ट विषय में यदि अबाधित है तो हमारे कुछ काम का नहीं है, असिद्ध है तो भी हमारे कुछ काम का नहीं है। तो इस प्रकार से अबाधित और इष्ट से साध्य को जो है वो दूर होना चाहिए। तो इष्ट हो, पहले तो वो इष्ट हो, फिर अबाधित हो और असिद्ध हो। ठीक है। असिद्ध मतलब होता है दूसरे प्रमाण से जो सिद्ध नहीं हो या फिर जिसका निश्चय नहीं हो, उसे असिद्ध कहते हैं। देखो, वादी और प्रतिवादी मतलब हम जैन हैं, और हम जैन जो बात सिद्ध करना चाहते हैं वही बात हमारे लिए इष्ट है। तो हम किसको सिद्ध करना चाहते हैं? मोक्ष को। तो मोक्ष हमारे लिए इष्ट है। तो साध्य का मतलब क्या है? प्राप्त करने के योग्य। तो हम वादी कहलाते हैं, हम कथन कर रहे हैं। और प्रतिवादी है जो अन्य मत वाले हैं, जो हमारे लिए प्रतिवादी है। तो हम वादी जिसको सिद्ध करना चाह रहे हैं वही हमारे लिए इष्ट है। अर्थात हम जैन अथवा हमारे जो मुनि महाराज है अथवा हमारे जो गृहस्थ है, हम जिसे सिद्ध करना चाह रहे हैं, हम किसे सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो हम हमारे मोक्ष को सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हमने वादी और प्रतिवादी कहा, तो वादी हम जैन हुए, तो हम किसको सिद्ध करना चाह रहे हैं? मोक्ष को। तो हम मोक्ष के विषय में अपनी बात रखेंगे। अब बात रखी मोक्ष के विषय में कि मोक्ष ऐसा होता है, और अन्य प्रतिवादी ने कही कि नहीं, मोक्ष तो ऐसा होता है, ये तो अबाधित है। अबाधित है। आप कह रहे हो कि मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र से मोक्ष होगा, ये बाधित हो गया। हमें तो अबाधित चाहिए विषय। क्यों? क्योंकि फिर अभव्यों को मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? वो तो यही इसी संसार में है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से मोक्ष होता तो चारित्र ग्रहण करने का काम ही नहीं है। जो यहाँ पर बैठे हुए सभी को मोक्ष होना चाहिए था, सभी का समोसरण लगना चाहिए था, तो ये तो हो नहीं रहा है। तो समस्त कर्मों से रहित आत्मा जब शुद्ध अवस्था में चली जाती है वही मोक्ष है। तो यह अबाधित है क्या? नहीं है, यह अबाधित है, अर्थात बाधा से रहित है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति का दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। अर्थात दूसरे प्रमाण से वो बाधित नहीं है। दूसरे प्रमाण से बाधा हो जाए तो बाधित है, और दूसरे प्रमाण से बाधा नहीं हो तो वो अबाधित है। तो हमारा मोक्ष मार्ग अबाधित है, उसको किसी से भी प्रमाण से बाधा नहीं आ सकती है। और असिद्ध, दूसरे मतावलंबी कहेंगे मृत्यु में ही मोक्ष है। अरे कैसे सिद्ध करोगे? मृत्यु से ही मोक्ष है तो मृत्यु के बाद जो जन्म होता है, पुनर्जन्म तो कई दिखने में आ रहे हैं।
कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पिछले जन्म की याद करते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई थी, और जाके देखा जाता है तो वो सिद्ध भी होती है। तो मृत्यु होने के बाद तो मोक्ष होना चाहिए था, ये सिद्ध नहीं हो पा रही आपकी बात, तो ये क्या हो गई, असिद्ध हो गई। इस तरह से हमारा साध्य इष्ट हो, अबाधित हो, और असिद्ध हो, और सिद्ध हो, असिद्ध नहीं सिद्ध हो, इस तरह से साध्य के विषय में ये चर्चा कर रहे हैं। सागर भैया अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया जी, जैसे अबाधित में जैसे अग्नि का ठंडापन बताया, और हम्म। सिद्ध में अग्नि में शीतलता बताई, तो हम्म। इसमें इनमें अंतर क्या है? देखो, अबाधित में यहाँ पर एक हमने क्या कहा कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अग्नि में ठंडापन है। तो अब हम्म, यहाँ पर यदि अग्नि में ठंडापन है तो हमारे पास दूसरा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। उस प्रमाण से वो बाधित हो रही है, तो अन्य प्रमाण से बाधित ना हो वो अबाधित है। और दूसरा असिद्ध जो प्रमाण है, मतलब? मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण हमने तो कह दिया भाई अग्नि ठंडी होती है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण लगा दिया वहां पे, तो अग्नि सामने दिख रही है ना, तो ठंडी कहाँ होती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हम्म, से ही वो बाधित हो गई, तो वो अबाधित कहलाई। हम्म, और यहाँ पर जो दूसरा विषय आ गया कि जो अग्नि में शीतलता है, तो अग्नि में हम्म, शीतलता है क्योंकि हमने यहाँ पर जो पहला विषय अबाधित है अर्थात बाधा से रहित विषय किया, इस कारण से उसमें ये जो शीतलता स्वभाव दे रहे वो सिद्ध हो ही नहीं पाएगा, वो असिद्ध है। सिद्ध करके बताओ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले ही वो अबाधित हो गया, पहली वो क्या हो गया, और अबाधित हो गया। इसके लिए देखो एक हम्म, पंक्ति में बोलता हूं, आप सब ध्यान से समझना। अग्नि ठंडी होती है, नहीं नहीं, अग्नि तो गर्म होती है। अगर अग्नि ठंडी होती है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, इस कारण से उसका ठंडापन सिद्ध नहीं होता, इसलिए वो असिद्ध है। सागर भैया हम्म, ठीक है। और एक ये जो वादी मतलब इष्ट का जो आया, तो वादी और प्रतिवादी तो दोनों का विषय अलग अलग, मतलब विपरीत रहेंगे, वो तो एक विषय पर ही। नहीं देखो, हम जैन हैं तो हमारा जो विषय होगा वो हमारे वादी के विषय में होगा, और हाँ, हमारे जो प्रतिपक्षी रहेंगे उनका प्रतिवादी रहेगा। और हम जैन हैं हाँ, इसीलिए सब कुछ नहीं, क्योंकि इसी से ही मोक्ष मार्ग सिद्ध हुआ और किसी से नहीं, इस कारण से हम वादी में आएंगे। हमारा मकसद क्या नहीं है, पर मोक्ष वो है। जो एक मुद्दा है ना, एक ही मुद्दे पे दोनों का वाद विवाद जो है, तो वो हाँ प्रतिवादी तो अपना पक्ष रखेगा और वादी अपना पक्ष रखेगा। बिल्कुल। तो तो वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाह रहे वो इष्ट, तो हम मोक्ष कर अच्छा, रहे हैं, तो प्रतिवादी भी मोक्ष को सिद्ध करना चाह रहा है, लेकिन वो उनके अनुसार करेगा और हम हमारे अनुसार करेंगे। तो वहां पे जो जीतेगा वो उसके लिए काम आएगा। तो हमने मान लो मोक्ष को लिया, वादी ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्ग, और प्रतिवादी ने कहा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्ग। तो अब उसमें हम्म, अबाधित और असिद्ध दोष लग जाएंगे, जबकि वादी जो कह रहा है ना वो अबाधित है ना वो असिद्ध है, इसलिए उससे काम बन जाएगा। ठीक। इसीलिए जो सूत्र लिखा गया था, ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्ग, सुनते हैं, ये सूत्र जो उस युवक ने लिखा था, और वहां पे जब आचार्य उमा स्वामी महाराज जी आहारचर्या के लिए गए तो उन्होंने वहां लिखा हुआ देखा ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्ग, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उसके आगे सम्यक शब्द लगा दिया। क्यों, ज्ञान हम्म, चारित्रानि मोक्ष मार्ग, ये बाधित हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या ज्ञान चारित्र भी आ जाएगा, और वो असिद्ध हो जाएगा क्योंकि मिथ्या ज्ञान चारित्र से मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो जो अबाधित है इस कारण से वो असिद्ध भी हो जाता है। ठीक है ठीक है। गोविंद भैया। हाँ जय जैन भैया जी। जय इसमें जिनेन्द्र। 37वां जो सूत्र है उसमें साध्य किसे कहते हैं? तो हाँ साध्य का तो सीधा अर्थ यही होगा कि जिसे साधा जाए वो साध्य। और हाँ उसके लिए ये लिखा कि जो साध्य जो बनाया जाए विषय वो इष्ट हो।
दोनों को इष्ट होना चाहिए कि भाई हम इस मुद्दे को हम साधना चाहते हैं, सिद्ध हाँ करना। दूसरा, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित नहीं हो तो ही उसको मुद्दा बनाया जाएगा। जब हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में अग्नि में जैसे ठंडापन अगर सीधा ही बाधित है तो उसको मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। और तीसरा, असिद्ध, जो पहले से हम्म ही सिद्ध है उसको क्या सिद्ध करना, तो असिद्ध हाँ है उसी को साध्य बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल। इसका ऐसे प्ररूपण ज्यादा क्लियर नहीं, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है। जी भैया। हाँ। रेणुका दीदी जी जैन, बोलो। ठीक है, चलो इतना आज कर लेते हैं। बोधि जय समाधि जिनेन्द्र भैया जी। परिणाम। बोलो बोलो जल्दी से। भैया जी, ठंडापन और शीतलता तो एक ही मतलब हुआ। देखो, ठंडापन और शीतलता अलग अलग नहीं, एक ही बात है। अग्नि में ठंडापन नहीं होता है। अग्नि में ठंडापन कहेंगे तो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, और जिसमें बाधा उत्पन्न होगी वही तो विषय असिद्ध होगा। फिर उसको सिद्ध हाँ कैसे जी। करेंगे? तो हाँ एक ही जी। बात है, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। आज हमारे यहाँ मेहमान नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है। तो हमारे घर में कोई नहीं है तो मेहमान आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि घर में तो लॉक लगा हुआ है। तो ये अबाधित है, इसी कारण से ये विषय जो है वो असिद्ध भी है कि मेहमान आ ही नहीं सकते हैं। दोनों एक दूसरे की पूरक बातें हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है हाँ। भैया जी। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्यमानस्य ममास्तु देवी।